अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपीडी ऑनलाइन में मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अताउर रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि ट्यूसडे वाले दिन हमारी कोशिश होती है कि हम कार्डिक डिजीज़ के हवाले से बात करें, हार्ट की प्रॉब्लम्स की बात करें, क्योंकि इसलिए डे इसको इस तरीके का फ़िक्स किया ताकि वो पेशेंट्स जो कि दिल के अमराज में मुब्तला हैं, उनके जो जहन में सवालात हैं वो हमसे कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो इस वक्त सीज़न अब स्टार्ट हो रहा है, ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में चाहे वो चेस्ट की प्रॉब्लम हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो, वो अफेक्ट करती है और जो सिम्टम्स होते हैं, जो अलामात होती हैं, उसमें इजाफा भी हो सकता है। इन तमाम चीज़ों पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ रज़ाक मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आरिफ, कैसे हैं सर आप? खैरियत से? ठीक ठाक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। यू आर वेलकम। डॉक्टर आरिफ, जैसे भी मैंने कहा कि मौसम अब ठंडा होने वाला है आगे जाके, और ख़ास तौर पे देखने में आता है कि जिनको चेस्ट का प्रॉब्लम है या कार्डिक डिजीज़ हैं, उनमें थोड़ा सा सिम्टम्स जो अलामात हैं, चाहे वो पेन की शक्ल में हो या सांस फूलने हो, बढ़ जाती हैं। तो ऐसी सूरत में एक तो क्या एहतियात करनी चाहिए और ये अलामात किस शक्ल में आती हैं ताकि हम इनसे बचा जा सके? देखिए, जो नॉर्मली जो फ्लू लाइक्स जो सिम्टम्स होते हैं वो फीवर के साथ ही एसोसिएटेड होता है। तो तेज़ बुखार का होना और साथ में अगर सांस फूलने का अमल बहुत ज़्यादा हो और इस हद तक के हो कि बैठने पर ही एक डिजीनेस हो रही हो और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही हो, यानी सांस का फूलना, तो फिर ऐसी सूरत हाल में फौरी बेसिस पे पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर ली जाए। यानी कि तो हॉस्पिटल ले जाने वाली बात है ना? जी, अगर तो अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन बिटवीन 90 टू 94 के दरमियान है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस बंदे को अलर्ट हो जाना चाहिए और उस पेशेंट को इस चीज़ के है कि वो डॉक्टर से एक दफ़ा ज़रूर रुजू कर लें ताकि वो चेस्ट एक्सरे या दूसरी चीज़ों को इवैल्यूएट कर सके। अच्छा, ये अभी आपने, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि पल्स ऑक्सीमेट्री जो है, क्योंकि अब ये एक एज अ गैजेट की तरह है और बहुत जगह पे अवेलेबल है, इजीली मिल जाता है, तो इसमें अमूमन जो रेंज है वो क्या होनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि हाँ इससे ज़्यादा अगर कम 94 से अबव वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। 90 टू 94% में हम ऑक्सीजन सैचुरेशन को ग्रे जोन एरिया में कहते हैं। और लेस देन 90 या लेस देन 90% है, ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन जहाँ होती है कि जहाँ हॉस्पिटल की एडमिशन की रिक्वायर्ड भी हो सकती है और डिपेंडिंग अपॉन दैट के फिर, मगर उसमें डेफिनेटली ऑक्सीजन थेरेपी भी इस्तेमाल की जा सकती है घर पर भी या हॉस्पिटल में। तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि ऑन द स्पॉट जो डॉक्टर है, जो भी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट है, वो डिसाइड करता है कि उसकी सिवेरिटी किस हद तक है और कितना बिलो जा रहा है ऑन एक्सर्शन पे, ऑन रेस्टिंग स्टेट में। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि जो कार्डियक पेशेंट्स हैं ख़ास तौर पे, और अब तक जैसे वैसे ही फ्लू का सीज़न आ रहा है, तो कार्डियक पेशेंट्स को इस चीज़ का ज़रूर अपना ख्याल यूँ रखना है कि जो मेडिसिन्स जो ऑलरेडी जो चल रही हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हैं, एंजाइना रिलेटेड हैं, ये ऑलरेडी जो प्रीवियसली जो हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसके बिहाफ पे जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं वो उसी डोज में प्रॉपरली रेगुलरली टाइम के मुताबिक अपने तौर पे उसको छेड़े नहीं। अच्छा, अभी जैसे कि सर्दी का मौसम है, तो क्या इसमें सिम्टम्स में बढ़ाव आता है? यानी जो हार्ट अटैक, जिनको बार बार पेन होना है चेस्ट का, क्या उसमें बढ़ता है? देखें, एग्जैक्टली इसका जो नहीं पेशेंट टू पेशेंट बड़ा वेरी होता है। कुछ ओल्ड ओबीज पेशेंट्स होते हैं कि जिनमें वो ऑलरेडी कार्डियक होते हैं और फिर उनमें फ्लू की सिम्टम्स की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ माइल्ड से इंक्रीज़ हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में एक जनरल कार्डियक रिव्यू ज़रूर करवा लिया जाए और उसमें हम इको करके हम इजेक्शन फ्रैक्शन ज़रूर देख रहे होते हैं कि आया मेडिसिन्स की जो डायूरेटिक्स जैसे चल रही हैं, जिसमें लेसिक्स के या दूसरी जो मेडिसिन स्पाइरोमाइड जो कॉमनली अवेलेबल हैं, उसकी हम डोज को फिर इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं अगर तो वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ताकि लोड कम किया जा सके। जी हाँ, ताकि लोड कम किया जा सके। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ब्लड प्रेशर के हवाले से भी अगर हम देखें, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि अमूमन कार्डियक नहीं भी हैं अगर, लेकिन वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ कि ब्लड प्रेशर की वो कौन सी अलार्मिंग रेंज है कि जिस पे खुदा ना खास्ता चांसेस होते हैं कि अगर वही प्रिवेल करे, वही मुस्तकिल ब्लड प्रेशर इतना हाई रहे, तो हार्ट अटैक के या हार्ट की प्रॉब्लम्स के चांस बढ़ सकते हैं? देखें, ये बात बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब, और ये बात समझने की इसलिए ज़रूरत है कि जब एक अरसे दराज तक अगर ब्लड प्रेशर रहता है और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी में लगातार कंटिन्यूसली जो फिगर्स हैं वो राइज़ होती जाती हैं, तो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो डायलेट होने शुरू हो जाती है, यानी एक तरह से ये कह लें कि वो फूलने शुरू हो जाते हैं कांस्टेंट लोड पर। जी हाँ। तो हमने अक्सर एक मेडिकल टर्म में हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो जो LVH ये टर्म इसीलिए इस्तेमाल की जाती है कि हम ये देख रहे होते हैं कि जो ब्लड की हार्ट की जो चैम्बर्स हैं वो डायलेट हो चुके हैं, वो आया ब्लड प्रेशर के
कंटिन्यूसली बढ़ने की वजह से तो नहीं है। और फिर डेफिनेटली ईसीजी में भी चेंजेस आ जाती हैं एक अरसे दराज तक। यानी अगर कोई हार्ट का हिस्सा बढ़ रहा है राइट या लेफ्ट तो वो ईसीजी पे रिफ्लेक्ट होने लगता है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से? तौकीर यानी बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी तौकीर साहब, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? 5 साल पहले मैंने ओपन हार्ट सर्जरी कराई थी इस्लामाबाद से, काजम हॉस्पिटल है। ठीक है। और इसके बाद अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह वॉक वगैरह करता हूँ और मतलब एक ब्लड प्रेशर की दवाई यूज कर रहा हूँ, बाकी कुछ सब नॉर्मल है, ठीक है। तो क्या कुछ एहतियातें करनी चाहिए मुझे, क्या मतलब इसके कुछ चेकअप कराना चाहिए कुछ? उम्र कितनी है आपकी? मेरी 64। 64 एज है जी। डॉक्टर आरिफ 64 एज मुझे है। थोड़ा सा सवाल में इनके 5 इयर्स पहले इन्होंने बाईपास सर्जरी करवाई भी है। ठीक है। और बाकी ये माशाल्लाह अभी मेडिकेशंस पे हैं और मैं कहने वॉक भी कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या एहतियात ऐसी करनी चाहिए ताकि जो खासतौर पे बाईपास हो चुका है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा सा एक बड़ा क्लियर कट बता दूं कि जो ट्रीटमेंट है वो जो कार्डियक रिलेटेड है वो ता हयात चल देंगी, इसमें कोई नहीं आएगी अनलेस एंड अनटिल उसमें एक ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है, अगर ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे जा रहा होगा तो उसमें हम डेफिनेटली कमी कर सकते हैं। बाकी जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है या जो सिंपल एस्कार्ड है, एस्प्रिन के नाम से जो है, वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर की जो आपने सॉरी डॉक्टर आरिफ कहा मेडिसिन, इसमें भी अमाउंट ये कंटिन्यू रखी जाती है लाइफ? जी हाँ, वो जो नहीं क्योंकि वो कार्डियक की जो मोडालिटी जो होती है और उसके फर्दर बेहतर के लिए हम जो नहीं कुछ लो डोज में एसी इनहिबिटर या ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो कि एज एन एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ की जाती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। एक कॉलर और हम साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कोयटा से साजिदा बात कर रही हूँ। जी जी। मेरा थोड़ा हार्ट का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे एक तो थायराइड की प्रॉब्लम है जो कि 96 से है। तो थायरक्सीन जो है वो मैं 3 टाइम ले रही हूँ 96 से ही। और अभी जो है 2014 में मुझे शुगर डायग्नोज हुआ है, तो शुगर की भी मैं न्यूडेपार 850 mg जो है वो 3 टाइम ले रही हूँ। ठीक है। लेकिन अभी ये कि मेरा बीपी जो है वो थोड़ा सा हाई रहने लगा है, तो उसके ये है कि मैं आगा खान में मैंने चेकअप कराया तो इजी डे 25 mg जो है वो मैं सुबह ले रही थी। और फिर इसी तरीके से जो है वो फिर मेरी अपनी बेटी भी डॉक्टर है, तो उसने मुझे कहा कि अम्मी आप शाम को भी लेना शुरू कर दें, क्योंकि मेरा जो है वो ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है वो 140 और नीचे का जो होता है वो तकरीबन 100 या 110 ऐसे रहने लगे। तो क्या ये मैं डोज वगैरह ठीक ले रही हूँ? जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसा है कि इसमें ये जो आपने बताया क्योंकि नॉन केस ऑफ थायराइड इशू है और साथ साथ डायबिटीज़ भी डायग्नोज हैं, तो इस चीज़ का ज़रा हमें देखना पड़ेगा कि साथ साथ आपको पैल्पिटेशंस की तो कोई कंप्लेन नहीं है। अगर तो पैल्पिटेशंस हैं और हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है और साथ में एसोसिएटेड ब्लड प्रेशर है, तो इजी डे जो आप ब्लड प्रेशर की जो ले रही हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, मगर जो 25 ले रही हैं इस तरह से कि सुबह ले रही हैं 25 और रात को भी 25, तो मेरा एक मशवरा ये है कि 50 मिलीग्राम आप सुबह में ले लीजिए ताकि वो थ्रू आउट 24 आवर्स के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। और साथ में अगर आप ECG करवा लें और उसमें अगर हमें हार्ट रेट आपका पता चल जाए विच इज़ मोर देन अगर 90 बीट्स पर मिनट या उससे ज़्यादा है, तो फिर हम रात के टाइम पे लो डोज एक बीटा ब्लॉकर जो कि नेबिविलॉल या दूसरी जो मेडिसिन है नेबिविलॉल के नाम से हम 2.5 पे हम रात को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इससे अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और थायराइड की वजह से अगर जो पैल्पिटेशन अगर हो रही है तो वो भी कंट्रोल रहेगी, और डायबिटीज़ के लिए भी ये बेहतरीन है कि ARB हमने स्टार्ट की। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब एक कॉल और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, मेरी एंजियोग्राफी हुई है जी जी। ठीक है। 10 साल पहले, तो प्रोफेसर अजहर साहब ने की थी, तो मुझे ना वो गोलियां उन्होंने रिकमेंड की थी, मैं 10 साल से खा रहा हूँ। अब ना जिस्म में वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई है। उम्र कितनी है आपकी? एज मेरी है 50। ठीक है। आप मुझे मेडिसिन का बता सकते हैं उसमें मेडिसिन कौन कौन सी आप ले रहे हैं? जी 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 बताइए। मैं ले रहा हूँ अस्कार्ड 75 वाली ले रहा हूँ सुबह नाश्ते के बाद। ठीक है। विनस्टार, एरिकोन। जी जी।
एक गेट फॉर्मिन ले रहा हूँ, एक टोनोरमिन ले रहा हूँ 50 वाली। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें जो मेन जो कमज़ोरी के जो बाइस जो होते हैं वो दो मेडिसिन हो सकती हैं। ये जो टेनॉर्मिन जो मेडिसिन है इसको आप चेंज करके कोई दूसरी बीटा ब्लॉकर हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली होता ये है कि बीटा ब्लॉकर की वजह से भी थोड़ी थकन ज़्यादा महसूस होती है। और दूसरा ये कि अगर आप जो स्टैटिन है, कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन अगर हाई डोज पे ले रहे हैं तो उसकी डोज को हम थोड़ा सा रिडक्शन कर सकते हैं और कोएंजाइम Q10 भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए यानी डॉक्टर से एक कार्डियोलॉजी का एक रिव्यू ज़रूर करवा लीजिए किसी भी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से जिसे आप बेहतर समझते हो, तो वो मेडिसिन को आपको रिव्यू करके वो डेफिनेटली चेंज कर देंगे। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। जैसे अभी आपने कहा कि इनको डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि खुद से अपने तौर पे डॉक्टर साहब जब आपको कोई मशवरा देते हैं, एडवाइस करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि जहां डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है वहां आपको अपने कंसल्टेंट से ज़रूर रुजू करने की ज़रूरत है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले भी मैं बात कर रहा था डॉक्टर साहब से कि ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली वो कौन सी एक रेंज है कि जो थोड़ा सा अलार्मिंग होती है और ऐसी सूरत में हमें डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए, वरना खुदा ना खास्ता कार्डिक डिजीज़ या हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। जी डॉक्टर साहब। देखें, जो अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि एमरजेंसी की सूरत हाल क्रिएट कर रही होती है, उसमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर किस हद तक जा सकता है कि जो दो कॉजेज़ करवा सकता है। या तो आया सबसे मोस्ट कॉमन के फालिज की तरफ, स्ट्रोक जैसे हम कहते हैं, और फिर दूसरी तरफ जो नहीं हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की तरफ। अच्छा, इसमें जो ब्लड प्रेशर का आपने जैसे बताया 140/90 या 140/100 या 150/100 ब्लड प्रेशर जो कि बहुत कॉमनली प्रिवेल करता है, तो क्या खुदा ना खास्ता ये स्ट्रोक की तरफ ले जा सकता है? नहीं जी, इसी चीज़ को मैं क्लियरिफाई करना चाह रहा हूँ कि अलार्मिंग सिचुएशन जो अकॉर्डिंग टू AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी गाइडलाइंस की कलेक्टिवली एक इन्होंने एक थीम बना दिया है जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर तो ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला है अगर मोर देन 180 सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक 90 या उससे ऊपर है, और ऐसी ये वो अलार्मिंग सिचुएशन है कि जहाँ स्ट्रोक के और फालिज के ख़तरात बढ़ सकते हैं। मगर इसका ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140/80 से अबव है और 180 से बिलो है तो वो ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये किसी वक्त भी ये ब्लड प्रेशर रेज्ड हो सकता है और उस डेंजर जोन एरिया में आ सकता है। तो अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक जहन में लोगों को ये आता है कि फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 170 और नीचे का 100 या 110 है। अब ऐसी सूरत में वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के बाद उनका ब्लड प्रेशर अब जो चल रहा है वो 140/90 चल रहा है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? देखिए, ये एक हद तक एक्सेप्टेबल है, मगर आइडियलिस्टिकली अगर हम देखें तो उससे मज़ीद कम हो जाना चाहिए। और उस मज़ीद कम होने की तरफ हम यही कह रहे होते हैं कि जो आइडियल ब्लड प्रेशर है लेस देन 120/80 या 120/80 तक ही रहे तो और भी ज़्यादा बेहतर है। और वो किस तरह से हो सकता है कि मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जाए, यानी फलों का और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल है और घी चिकनाहट वाली चीज़ों से परहेज़ करना है। नमक का जो इस्तेमाल है वो ज़रूरत से ज़्यादा ऐड ऑन ना किया जाए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो, और साथ में फिर एक्सरसाइज एक्टिविटी कि दिन में डेली बेसिस पे एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स वॉक। बिल्कुल, ये रिकमेंडेशन भी है, गाइडलाइंस भी हैं। अच्छा, इस हवाले से जो अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहा था कि ब्लड प्रेशर के साथ साथ जब हम एथेरोस्क्लेरोसिस का एक प्रोसेस है जिसमें शरियानों में आपकी चर्बी भी जमना शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ उसमें सुखड़ाव भी पैदा हो जाता है, तो क्या कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं या कोई ऐसी मेडिसिन आप सजेस्ट करते हैं या रेगुलर बेस पे रखी जाए जिससे फिर ये चीज़ खुदा न खास्ता आगे जाके कॉम्प्लिकेशन न डेवलप? देखिए, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं और साथ में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं इनकी एज 50 इयर्स या अबव है, अब तो उनमें हमें स्टैटिन्स तो डेफिनेटली स्टार्ट करने पड़ती हैं। ठीक है। स्टैटिन से मुराद मतलब वही है कि कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन है जी, इर्रेस्पेक्टिव के उसकी कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू कितनी है। अगर लेट सपोज एक पेशेंट की अगर कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू नॉर्मल की जाने पे है और उसका नोन केस ऑफ पहले पुरानी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो चुकी है या डायबिटीज़ भी है, जी हाँ,
तो उस सूरत हाल में अगर इवन दो के फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल आप करवाते नॉर्मल है तो आपको लो डोज में स्टेटिन लेनी है, और ये गाइडलाइन कहती है जस्ट ये इसी वजह से ताकि प्रिवेंटिव मेजर। अच्छा, स्टैटिन ही के हवाले से जो कि अब आजकल लिपिड लोअरिंग यानी कोलेस्ट्रॉल कम करने की अद्वियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अगर मैं पिछले 20 साल से बात करूँ ट्रेंड बढ़ा और मॉलिक्यूल्स भी अच्छे आ गए। एक चीज़ सुनने में आती है, क्या ये बात सही है? नहीं, मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि इसको एब्रप्टली नहीं छोड़ना चाहिए, क्या ऐसा है? देखिए ये तो कंटिन्यूसली बेसिस पे थ्रू आउट द लाइफ इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है। सवाल यह है कि बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अगर तो कार्डियोलॉजिस्ट या जो भी फिजिशियन है वो अगर उसकी डोज को रिड्यूस कर सकता है, वो उसको बंद करना मुनासिब सिर्फ उसी सूरत हाल में होगा कि जब आपका LDL लोअर जो नॉर्मल वैल्यू उससे भी लोअर साइड पे आ जाए, मेमोरी लॉस होने शुरू हो जाए, क्योंकि बेसिकली लिपिड पे एक्ट कर रहा होता है। तो उसी सूरत हाल में ही तो अदरवाइज आप लोवेस्ट डोज पे तो आ सकते हैं, बंद करना मुनासिब नहीं है। यानी वो ब्लड प्रेशर वाली बात है कि अगर आपका रेंज में चल रहा है तो आप इसे कंटिन्यू रखें। जी हाँ। अच्छा, इसमें एक साथ अभी मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अमूमन जब यंग एज की हम बात करें 25 से लेके 35-40 साल तक की एज में, जबकि अमूमनली पहले ऐसा नहीं होता था मोस्टली कि खुदा ना खास्ता सुनने में आ रहा हो कि हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, जो अलामात हैं जैसे हम बात करते रहते हैं अक्सर कि जी दिल में दर्द होना, या अगर ऐसा कुछ नहीं भी हो रहा तो भी आप किस वक्त चाहेंगे कि खुदा ना खास्ता कौन सी, जैसे सांस का फूलना या थकावट का, ऐसा कोई ऐसी अलामत जिस पे आप कहें कि नहीं अब मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखिए ये आपका जो सवाल है उसको मैं इस तरह से जोड़ सकता हूँ कि हमारे पास कई दफ़ा डायबिटिक के ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि उमूमन औकात में चेस्ट पेन की कंप्लेंट कर ही नहीं रहे होते, मतलब वो बता ही नहीं रहे होते कि आया उन्हें चेस्ट पेन हो रहा होता नहीं हो, मगर वो कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं, वो कौन सी ऐसे साइंस हैं कि जिनको फौरी बेसिस पे कार्डियोलॉजी की ER में रुजू करना चाहिए। तो वो ये ऐसी सूरत हाल में होता ये है कि पेशेंट अक्सर घबराहट की कंप्लेंट कर रहा होता है या उसको अचानक से ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, ये एक अजीब सा एक बोझ होने शुरू हो जाता है जो समझ नहीं आ रहा होता कि ये दिल का दर्द है भी या नहीं है। सही। तो ऐसी सूरत हाल में लाजमी कार्डियक इमरजेंसी में। अच्छा, कभी ऐसा भी तो देखने में आता है कि सिर्फ हल्की सी चुभन हुई और किसी हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ऐसा इवेंट हुआ, अक्सर डिस्कशन में मेरे पास इवेंट पेशेंट भी आते हैं और बजाय कुछ नहीं नजर तो आ रहा। उसका भी इवैल्यूएशन का हम अक्सर पेशेंट को यही समझाते हैं कि जो दिल का जो दर्द होता है, जो कि फिंगर पॉइंटेड रिलेटेड पेन, अगर कोई इस तरह से पॉइंट करता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में बस यहीं पर ही हो रहा है, फिंगर रिलेटेड है, तो वो उमूमन 90 to 95% वो मस्कुलर रिलेटेड होता है, वो कार्डियक रिलेटेड नहीं होता। कार्डियक रिलेटेड पेन जो होता है वो डिफ्यूज़ होता है, वो लोकलाइज नहीं होता, और वो रेडिएशन भी साथ साथ एसोसिएटेड होती है, उसके साथ कोई ना कोई दूसरे साइंस होती हैं जो कि हमें बता रही होती हैं कि वो कार्डियक रिलेटेड है। आपका जो दूसरा सवाल है कि यंग पेशेंट्स में अक्सर जो चेस्ट पेन की जो कंप्लेंट कर रहे थे उसको किस तरह से इवैल्यूएट किया जाए, तो देखिए यंग पेशेंट्स में उमूमन स्मोकिंग या निकोटीन का जो बॉडी में लेवल राइज हो जाता है, तो वो इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता है कि वो कार्डियक रिलेटेड, बट दर हकीकत वो होता नहीं है। फिर भी हम यही कहेंगे कि ये ER में एक ECG करवा के अपने डॉक्टर से इवैल्यूएट करवा लेना ज़रूरी है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम मेरे ख्याल से आप थोड़ा कम कर लें अपना, आप मुझे सुन सकते हैं? एक आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है, हम दोबारा इन्हीं की कॉल कनेक्ट करवा लेंगे। अच्छा, एक चीज़ अभी जैसे हम अभी बात कर रहे थे हार्ट अटैक के हवाले से कि इसमें अमूमन ये सुनने में आता है, ये भी एक मिथ की तरह लगती है, मैंने अपने कुछ प्रोग्राम्स में लोगों को ये बताने की कोशिश भी करी, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, कि खुदा न खास्ता सुनने में आता है किसी को एक अटैक हुआ, अल्लाह ना करे, और वो डेथ हो गई, और बाद ये भी सुनने में आता है कि 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा अटैक्स हुए और ऐसी सूरत में माशाल्लाह वो हॉस्पिटलाइज होकर वापस बहाल होकर घर आ गए। तो इसकी एक्चुअली वजह जो है, क्या वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो जिसे हम क्लॉटिंग्स कहते हैं वो है? देखें वजूहात तो बहुत सारी हो सकती हैं, मगर बात यह है कि सडन कार्डियक डेथ का होना इस चीज़ की प्री इवैल्यूएशन, क्योंकि जब पेशेंट का कई दफ़ा डिजीनेस या अचानक से बेहोशी का तारी होना, इन सब चीज़ों से इनिशियल बेसिस पे कंप्लेन जो करता है और या उसके साथ जो भी जो सिम्टम्स या साइंस डेवलप होते हैं, तो वो चीज़ें उस टाइम पे इग्नोर करने के नहीं है, और डेफिनेटली कार्डियोलॉजी से रिव्यू ज़रूर करवाना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम सलाम सर, अगर बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी कहिए। मैं डॉक्टर से ये पूछना चाह रहा था, मुझे ना प्रेशर लिखा है, मैं टैबलेट खाता हूँ रोजाना। कौन सी टैबलेट खाते हैं आप? डायोप्लस खाता हूँ 580। ठीक है। और मेरा जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है ना, वो 110 से नीचे नहीं आता।
ऊपर वाला 130, 140, 130, 140 रहता है, लेकिन नीचे वाला 100 से नीचे नहीं जाता मेरा। ठीक है जी डॉक्टर साहब। टैबलेट पहले मैं वर्सम खाता था, फिर मुझे डॉक्टर ने ये तजवीज़ दे दी। आप कुछ पूछना चाहेंगे? इसके अलावा कोई और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं डायो प्लस के अलावा, जो आप बता रहे हैं 5/80 है? नहीं, उसके अलावा मैं नहीं लेता। ठीक है, तो इसका सिर्फ सिंपल सा ये है कि आप अपना ज़रूर इवैल्यूएशन करवा लीजिए अपने कार्डियोलॉजी की ओपीडी में, और सुकून की हालत में एक हफ्ते का एक चार्ट भी बनवा लीजिए, जो कि सुकून की हालत से मुराद है यानी रेस्टिंग स्टेट में, कि जब आपका ब्लड प्रेशर आप अपना चेक करवा लें, वो रीडिंग लेके एक हफ्ते के बाद अपने डॉक्टर से रिव्यू करवा लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो डॉक्टर जो डोज होगी वो इसी को डबल कर देंगे। दैट मीन जो 5/80 है इसको 10/160 का, तो यकीनन ये ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि पहले ये वैल्यूएट हो जाए आपके एक हफ्ते की रिकॉर्डिंग, क्या ये वाकई जो आप जो रीडिंग बता रहे हैं वो रेस्टिंग कंडीशन में भी इतना ही रह रहा है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि एंग्जाइटी फैक्टर आ जाता है। अच्छा, अभी क्योंकि जैसे हमने कहा कोल्ड क्लाइमेट है, कोरोना का बहरहाल एक थोड़ा सा देखा जाए फिर दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं जी, तो ऐसी सूरत में खुदा न खासा जो कार्डिक पेशेंट्स हैं ऑलरेडी, तो उनको क्या ख़ास एहतियात आप सजेस्ट करेंगे? और कहता है ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए हमारे पास कई दफ़ा जैसे नवंबर और विंटर सीजन्स में पेशेंट हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर ऑन द स्पॉट साथ साथ कोविड भी चल रहा है, तो हमें ये एवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है कि आए ये जो पेशेंट है ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, ये कोविड की वजह से या कार्डियक रिलेटेड कोई इशू है। ठीक है, तो अगर तो कोविड है तो साथ में वो कफ, फीवर, लेथार्जी, इन सब चीज़ों के साथ डेफिनेटली प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ फिर हम उसको फर्दर इवेलुएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द PCR कि आपने नेज़ल स्वैब और थ्रोट स्वैब आपने करवा लिया, और फिर अगर उसमें पॉजिटिव आ जाता है तो फिर दिन वी हैव टू डील अकॉर्डिंगली। ठीक है, मगर अगर तो ये कार्डियक रिलेटेड है और कई दफ़ा पेशेंट हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन की वजह से करते हैं, तो कई दफ़ा होता ये है कि वेजो स्पैज़म ऑफ द आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज को बेसिकली होता है। जी हाँ, तो इसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है, उसकी वजह से भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की एक वजह हो सकती है। तो अल्टीमेटली करना हमें ये होता है कि पेशेंट को नॉर्मलाइज करके हमें देखना पड़ता है कि वो जो ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, और उनकी एंजियोग्राफी पहले हो चुकी है नहीं हो चुकी है। अच्छा, बहुत सिंपली अगर देखें तो सिर्फ जब कोल्ड एंड फ्लू का सीज़न, ज़्यादा तक सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोल्ड एंड फ्लू जो कि बड़ा मिमिक करता है इसके साथ, तो इसमें नाक अमूमन जो है वो ब्लॉक होने लग जाती है, तो क्या इस हवाले से भी इसमें कोई इम्पैक्ट आता है कार्डियक पेशेंट में? मैं ये आपसे डिटेल पूछूंगा। एक थोड़ा कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहा हूँ जी पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब ये पूछना कि मुझे ब्लड प्रेशर हाई रहता है, 150 ऊपर वाला नीचे वाला भाव रहता है। ठीक है, और मेरे TPM केस है, बैटरी पड़ी हुई है दिल में। ठीक है, TPM में। ठीक है, अच्छा मेडिसिन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अभी आप? मेडिसिन मैं ब्लड प्रेशर की ग्लोटिपाइन और मिरोल, ठीक है, और कोई डे भी कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अभी आप का ये ब्लड प्रेशर अभी भी रेंज में नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं? अभी भी हाई रहता है। ठीक है जी, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? अच्छा ठीक है, देखें बात यह है कि सबसे पहली बात कि ब्लड प्रेशर जो आप बता रहे हैं, जो रीडिंग है, ये इंतहाई ख़तरनाक और इमरजेंसी की सिचुएशन है जिसमें आपको लाजमी अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रिव्यू करवाना चाहिए। और जो आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं मिरोल और ईजी डे, को ईजी डे, उसको डेफिनेटली चेंज करके हमें कुछ मेडिसिन को चेंज करना पड़ेगा, जिसमें एम्लोडिपिन, वेल्सार्टन हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी 10/160 के साथ, ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड हो सके। और जो TPM जो जिस तरह से है उसके आप एक दफ़ा बैटरी रिव्यू चेकअप भी करवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। एक्चुअली बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं भी चाहता हूँ कि क्लियर हूँ और आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है बहुत महदूद है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी जो कमिंग ट्यूसडे है, नेक्स्ट ट्यूसडे इंशाल्लाह हम ये तमाम चीज़ें और भी चीज़ें मेरे जो जहन में सवाल है इंशाल्लाह आपसे करेंगे। नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, ट्यूसडे को इंशाल्लाह ज़रूर प्रोग्राम देखिएगा। हार्ट के हवाले से जो भी कंसर्न्स हैं, ब्लड प्रेशर का, आप हमें रुजू कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। कल इंशाल्लाह हम डेंटिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, ओरल हाइजीन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें अभी भी रहती हैं, रूट कनाल के कंसर्न्स हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।